Hello friends, welcome back to my YouTube channel and now we are going to start a new series of chemical reaction engineering। इसको CRE भी बोला जाता है। अगर आपके केमिकल ब्रांच हैं तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसके बारे में हम रिएक्शंस की चर्चा करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की चर्चा करेंगे, उनकी कैलकुलेशंस देखेंगे। जो भी इंडस्ट्रीज में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से बनता है। तो वो रिएक्शंस किस किस टाइप की होती है, उनके क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉज है, वो काम कैसे करती है, और एज ए इंजीनियर जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में रिएक्शन करने के लिए क्या आवश्यक होता है, रिएक्टर। तो रिएक्टर में जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उस रिएक्टर को इस हिसाब से डिजाइन किया जाए कि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाए। तो इसमें कई सारी रिएक्शंस के बारे में, कई सारे रिएक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से कि ये होती क्या है और केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। चलिए हम नई बुक पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये डिप्लोमा और बीटेक में दोनों में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिकल से गेट देंगे तो वहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे सवाल अपने गेट में भी आते हैं, तो हम गेट के लेवल से ही इसकी प्रिपरेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है। और आप डिप्लोमा और बीटेक में हैं तो थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके इंडस्ट्रियल यूजेस क्या है, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करना है, क्या डेफिनेशन देनी है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ engineering where we discuss various types of chemical reactions and their mechanism and principle used in various types of reactors in design। जैसा कि यहां मैंने डेफिनेशन लिखा है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग CRE, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है इंजीनियरिंग की, वेयर वी डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जहां पर हम अलग अलग रिएक्शंस की बात करेंगे, उनके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे और उनका प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक है। जो उनका जो केमिकल रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म और जो प्रिंसिपल होता है वो कहां यूज में आता है, रिएक्टर्स की डिजाइन करने में, रिएक्टर्स डिजाइन में, ठीक है। इसको रिएक्टर्स डिजाइन ही बोल सकते हैं। और रिएक्टर्स की अगर डिजाइन करनी है हमको, कोई भी रिएक्टर कितने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनाएगा, कितने क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कितने अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। रिएक्टेंट को बोला जाता है हिंदी में अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और प्रोडक्ट बोला जाता है उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हमें प्राप्त होते हैं। तो कितने रिएक्टेंट्स हैं, हमको कितना प्रोडक्ट मिलेगा, तो उस रिएक्टर की डिजाइन कैसे करेंगे हम, उसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन हम कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर रिएक्टर के लिए, ठीक है। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। हमसे पूछ लिया जाए तो उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, उसका फॉर्मूला बेस्ड जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन में आपको ये दो लाइनें पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जहां पर अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जाती है, उनके मैकेनिज्म और प्रिंसिपल को स्टडी किया जाता है, क्योंकि उन केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म और प्रिंसिपल रिएक्टर्स की डिजाइन में हमारे काम में आता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको हटा दूं। ये डेफिनेशन साथ के साथ में आप अपने नोट्स में ऐड भी करते जाना, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, समझ में आते हैं और चीजें हम भूल जाते हैं। तो रिवाइज करना और दोबारा पढ़ना, एनालाइज करना, रिकॉल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ी हुई चीज को 4 बार और 10 बार रिवीजन करना, उसके बाद ही माइंड में स्टेबल रह पाती है। जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन 6 दिन 8 दिन के बाद में, महीने भर बाद या एग्जाम आते हैं तो फिर वो चीजें वापस से माइंड से धुंधली हो जाती है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हमें एक्सपीरियंस नहीं है ना। प्रैक्टिकल हमने रिएक्टर चलाया नहीं, टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोल किया नहीं, तो जो चीजें प्रैक्टिकल हम अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने दृश्य रूप में कर नहीं सकते हैं, तो उनको भूलना एक मानव स्वभाव है। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी पढ़ाई करें तो एक नोटबुक लें और अपने नोट्स में ऐड करते जाएं, जो चीजें आपको बढ़िया समझ में आती है उनको नोट करते जाएं। फिर जब भी आपको समय मिले, घूमते फिरते 2-5 मिनट उनको एक बार नजर मार लो। 5 या 10 बार आप रिवीजन करेंगे तो ऑलवेज, हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगी और आपको अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी, ठीक है।
रट्टा नहीं मारना पड़ेगा हर चीज को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। कितना सिंपल है ना, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मान लीजिए अमोनिया गैस बनाई जा रही है या CO2 गैस बनाया जा रहा है या डिमिनरलाइज्ड वाटर बनाया जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार के और कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयां हैं। ठीक है, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में जितनी भी दवाइयां बनती हैं, ठीक है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने भी कलर्स बनते हैं, आपके एजेंट पेंट के जो कलर्स आते हैं, ये किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट किन्हीं भी दो चीजों, कोई भी दो चीजें मिलकर उनके रासायनिक संगठक आपस में क्रिया करते हैं और एक नया रूप, अपना स्वतः रूप खो करके एक नया रूप ले लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाली चीजों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी में रिएक्टेंट को अभिकारक बोला जाता है और इंग्लिश में प्रोडक्ट जो इंग्लिश में वर्ड है, इसको हिंदी में उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, आप स्कूलिंग में ये पढ़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में आपको टेक्निकल टर्म्स और इंग्लिश के टर्म्स ज्यादा यूज करनी होगी और वो ज्यादा ही रिलायबल रहती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है हमारे लिए। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है कि हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है। ये कोई दो कंपोनेंट है मेरे पास में, इन दोनों कंपोनेंट ने आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके कोई सी प्रोडक्ट बनाया और कोई डी प्रोडक्ट बनाया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ कैपिटल ए क्या है और कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है, स्मॉल से स्मॉल डी क्या है। तो यहाँ पर जो ए और बी है, ए और बी, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं। ए और बी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और सी और डी को बोला जाता है प्रोडक्ट। आपने स्कूल में पढ़ा, इसको तो बोलते हैं अभिकारक और इसको बोला जाता है उत्पाद। तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है और स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है। ठीक है, ये इन्हें बोला जाता है स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट ये क्या होते हैं। चलो एक रिएक्शन, एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं कि मेरे पास में यहां नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। आपने स्कूल में हमेशा ये रिएक्शन बहुत बार देखा होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाता हूँ। 2 × 3 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन हो रही है 1:3 के रेशो में, 1:3 के रेशो में। ठीक है, तो इसको बोला जाएंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल आपके पास में अगर नाइट्रोजन का है और 3 मोल आपके पास में हाइड्रोजन के हैं, तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, आपके 2 मोल अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया। ठीक है, तो यहां पर इनको बोला जाता है स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट, क्योंकि कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें रेशो होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी आप घरों में सब्जियां बनाते हैं, कोई मसाला बनाते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज बनाते हैं। ठीक है, आप बेसिक सा एग्जांपल ले लीजिए, आप चाय बनाते हैं तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो एक रेशो होना चाहिए कि मुझे अगर 20 चाय बनानी है तो उसमें शक्कर कितना डलेगा, चाय पत्ती कितना डलेगी। तो शक्कर, चाय पत्ती, दूध, इलायची, है ना, तुलसी के पत्ते, ये सारे क्या है, रिएक्टेंट है। अब इन सभी रिएक्टेंट को आपने रिएक्टर में डाला। मान लीजिए आपका जो पतीला है चाय बनाने का, ठीक है, चाय बनाने का पतीला है, उसमें डाला, वो रिएक्टर हो गया। अब उसको आप हीट करेंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट होकर आपकी क्या बनेगी, तुलसी के पत्ते, चाय, दूध, शक्कर मिलकर क्या बन जाएगी, टी बन जाएगी। तो आपने अलग अलग रेशो में डालेंगे, दूध ज्यादा मात्रा में होगा, उसमें पानी अलग मात्रा में होगा। ठीक है, तो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है और जो रिएक्शन के उपरांत बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। और जो रेशोज होते हैं उनको स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट बोला जाता है कि वो कितनी मात्रा में डालेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमको एक फिक्स मात्रा में, मान लीजिए मैं 3.5 हाइड्रोजन भी कर दूंगा ना तो मेरा 2 मोल अमोनिया नहीं बनेगा। रेशो फिक्स होना चाहिए। अब जब हमको ये इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन समझ में आ गई, बैलेंस इक्वेशन समझ में आ गई, तो हमको मान लीजिए कि 1 लाख लीटर अमोनिया बनानी है, फिर वो भी इस इक्वेशन से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, बना पाएंगे। हमको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसकी डिफिनेशन अगर हम देखें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड आफ्टर रिएक्शन वी गेट फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस टाइप से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन किस दर से हो रही है, किस रेट से हो रही है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम में ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपके डिप्लोमा बीटेक में आती है और गेट में उस रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हमको समझ में आया केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की इंपोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज में और आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, कैलकुलेशन रिएक्टर्स की करना क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, उनके रेशियोज की क्या इंपोर्टेंस है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ, इन सब चीजों से आप वाकई में वाकिफ हो, बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। रेट ऑफ रिएक्शन, आप इसको स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो आप इसे बोलते थे रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, इसे डिफाइन करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज हाउ क्विकली रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू, कितना जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे कि हाउ क्विकली रिएक्टेंट्स, अभिकारक कन्वर्ट्स, बदलेंगे प्रोडक्ट में, कितना जल्दी जो रिएक्टेंट है किसी भी रिएक्टर में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड करिएगा आप कि इट नोन एज हाउ क्विकली रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम की भी तो यहां पे वैल्यू है ना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेफिनेशन आपका 110% सही हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाउ क्विकली रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई समय में, 1 मिनट में कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर 1 मिनट का हमें पता है तो हम 1000 मिनट में कितने कन्वर्ट होंगे, किसी भी रिएक्शन का कितना कन्वर्जन हमें मिल पाएगा हमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है माइनस आर ए इज इक्वल टू 1/v एन ए नॉट माइनस एन ए अपॉन टाइम टी। अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है, तो यहां पर मैंने माइनस सिग्नेचर इसलिए लगाया, यहां पर मैंने माइनस 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 लगा दूं, कट जाएगा वापस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां मैंने माइनस इसलिए लगाया क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है, जैसे अभी ली थी अपन ने N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3 और यहां पे 3। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, इनका कंसंट्रेशन कम होगा, इनमें कमी होगी। तो यहां पर NH0 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए। इन रिएक्टेंट ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, और Na क्या है, यहां पे रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट सी या डी। ठीक है, सी और डी के जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको भी हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस को मैं डीएनए लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे तो वो कम होते जाएंगे, तो रिएक्टेंट में होने वाली कंसंट्रेशन की कमी को या रिएक्टेंट की जो कमी होती है उसको माइनस से शो किया जाता है। तो यहां पर इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस 1/v DNA अपॉन dt। ठीक है, यहां पे डिफरेंशियल में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, DNA अपॉन dt, इसको तो मैं DNA लिख सकता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, C या D जो भी है। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, मैं आप माइनस आर ए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, V क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, dt क्या है, पर यूनिट टाइम, DNA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कितने पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में किसी रिएक्टर में जो भी आपका रिएक्टेंट है वो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उस रेट को ये दर्शाता है। तो आज की वीडियो में हमने बस केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखा कि ये होती क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उस बात को दर्शाता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डेफिनेशन का फॉर्मूला गेट में आता है, डिप्लोमा और बेटिक में आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से इंट्रोडक्टरी ये वीडियो था, इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, होपफुली मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।